हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसिड बेस एंड साल्ट का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। प्लस मैं यहाँ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिड के बारे में समझते हैं। चलिए, एसिड क्या है। तो गाइस, एसिड क्या है, आपने क्या कभी सोचा है कि आपके घर में जो फ्रूट्स आते हैं या फिर सब्जियाँ आती हैं या फिर कुछ चीज़ें आप ऐसी खाते हो कि जिनके टेस्ट क्या है, अलग अलग रहते हैं। तो आपने सोचा है कि आपने लेमन खाया, मान लीजिए आपने नींबू खाया तो वो कैसा रहता है, खट्टा रहता है। आपने दही खाया तो वो कैसा रहता है, खट्टा रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि इन चीज़ों का स्वाद खट्टा, और आपने करेला भी खाया होगा तो उसका स्वाद कड़वा क्यों रहता है। तो चलिए, आज हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है एग्ज़ाम में होता क्या है, कंटेंट आपका सी टेट का वही रहता है जो आपका हर बार रहता है। बट होता क्या है यहाँ पर, उसका जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी कंटेंट आपका यही रहता है। ये चैप्टर जो मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ पर, सारे चैप्टर वही होंगे, पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो चलिए, हम बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड क्या है। तो गाइस, एसिड का सबसे पहले हम टेस्ट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा टेस्ट है। तो एसिड का टेस्ट होता है श्योर होता है, यानी कि खट्टा होता है। अब बात आती है कि एसिड जो है वो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि एसिड गिव हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, हमें H प्लस आयन देते हैं। तो इसको चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर समझा देती हूँ। एक हमारी थ्योरी है, आर्हीनियस ने एक थ्योरी दी थी। किसने, आर्हीनियस ने एक थ्योरी दी थी। आर्हीनियस की थ्योरी से देखिए, आपको याद रखना है आर्हीनियस ने क्या थ्योरी दी थी। आर्हीनियस की थ्योरी है, जब कोई एसिड यानी कि अम्ल को एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किससे, जलीय विलयन, तो ये क्या करता है, तो ये हमें H प्लस आयन देता है। तो ये हमारी आर्हीनियस की थ्योरी है। जैसे कि मान लीजिए हम HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो है हमारा एक अम्ल है, ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो किस में टूटता है, ये जलीय विलयन में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो आर्हीनियस ने कहा था कि जब किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जलीय विलयन में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो क्या करता है, हमें H प्लस आयन देता है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अम्ल जो होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। प्लस अम्ल को जब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या करते हैं, ये हमें H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। बेस में भी हम आर्हीनियस थ्योरी को समझेंगे जब हमारा बेस वाला टॉपिक चलेगा जब, ठीक है। फिलहाल में आप इतना याद रखिए कि H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने ही टॉपिक पर। आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए इसके, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो एसिड है वो मेटल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। चलिए, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो ध्यान रखिए, क्या क्या कहा गया है कि जब एसिड है हमारा, एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, मेटल के साथ कराई जाएगी, ठीक है। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलता है, H2 गैस। आपको ध्यान रखना है, H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए एक हम एसिड ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन इसकी करके दिखाती हूँ। H2SO4 मैंने एक ये क्या है, H2SO4 हमारा एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, कॉपर ले लेते हैं हम, एक मेटल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो ये क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। ये क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस क्या करेगा, ये H2 गैस मुक्त करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि मेटल, वो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए, अब ये लाइन देखिए। अब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली
टू फ्रॉम साल्ट एंड वाटर, मतलब जो हमारा एसिड है वो किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। चलिए इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है यानी कि साल्ट बनाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए मान लीजिए एसिड है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करके क्या बनाया जा रहा है, क्या बनता है, बेस की रिएक्शन करके साल्ट बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है यानी कि जल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं इसकी रिएक्शन बताती हूँ। तो मान लीजिए एक एसिड ले लीजिए कोई सा भी, मान लो मैंने HCl लिया है। ठीक है, HCl मैंने एक एसिड लिया है, बेस क्या है हमारा NaOH, मैंने एक बेस लिया है। अब ये रिएक्शन करेगा। देखिए इस क्रिया को हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रल की रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि उदासीनीकरण। तो जब हम साल्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी रिएक्शन। ठीक है, फिलहाल में अब हम एसिड पढ़ना है तो मैं इसको समझा देती हूँ। तो एसिड क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। तो देखिए ये क्या बनेगा, NaCl, यानी कि ये क्या बन गया हमारा साल्ट। ठीक है, ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। प्लस क्या करता है, H2O बाहर निकालता है, सॉरी H2O बनाता है, यानी कि NaCl प्लस क्या करता है, H2O बनाता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि एसिड की रिएक्शन जब हम NaOH यानी कि क्षार के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। क्लियर। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो गाइज़ देखिए ये पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। देखिए हमारा पॉइंट है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके लिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर ट्रिक भी दी है, मैं आपको ट्रिक भी समझाने वाली हूँ। तो ये इनका कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। इन्होंने कहा है कि एसिड जो है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। अब ये लिटमस है, ये लिटमस क्या है, तो ये देखिए गाइस ये नेचुरल इंडिकेटर है। मैं आपको पिछली वीडियो में ये पढ़ा चुकी हूँ इंडिकेटर्स। अगर आपको वो वीडियो देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने इंडिकेटर जितने भी प्रकार के होते हैं बिल्कुल अच्छे से सरल भाषा में बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि आपको इंडिकेटर्स जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल क्या कर रहा है, नीली लिटमस को, अब ये लिटमस है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो जब हम इस लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या कर देता है, ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर आपके ये पूछा जा रहा है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आ का मतलब क्या है यहाँ पर, अम्ल। ठीक है, ए का मतलब क्या है, अम्ल है। ने का मतलब है नीला। ठीक है, यानी कि अम्ल क्या कर रहा है, नीले लिटमस को कैसा कर रहा है, लाल। ला का मतलब लाल। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये ट्रिक इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा हो कि एसिड जो है लिटमस पेपर को क्या कलर देता है। तो आप मतलब एसिड लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसा कलर चेंज करता है, तो आपको याद रखना है ब्लू लिटमस कैसा कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इमेज भी शो की है ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए नींबू है हमारा एक कौन से नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है। इसके कांटेक्ट में जब लिटमस को लाया गया है तो इसने कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए रेड कलर में चेंज कन्वर्ट हो गया है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी मैंने एसिड के कांटेक्ट में जो हमारा लिटमस आया है तो उसका कलर भी रेड हो गया है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। ये है यहाँ पर क्या, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। आपको याद रखना है। अब आपके अधातु कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है C यानी कि कार्बन, N यानी कि नाइट्रोजन। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अधातु हमारी ये हैं कार्बन और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड यानी कि O2। तो ये क्या हो गया, अधातुओं के ऑक्साइड यानी कि NO2। तो ये क्या बनाते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड मिलकर क्या बनता है, अम्लीय होते हैं। यानी कि अधातु ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बन जाती है, अम्लीय यानी कि एसिडिक। तो आपको याद रखना है अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहीं पर गाइस जब मैं आपको बेस पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये दो पॉइंट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा भी गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब फिलहाल में आप अभी अम्ल पढ़ रहे हो, एसिड पढ़ रहे हो, तो आपको याद रखना है अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं।
ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ट्रिक इसकी देखना चाहो तो देखिए आ से क्या है अधातु और आ से क्या है अम्लीय। तो इस तरीके से याद रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यही मैं आपको पढ़ाऊंगी कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, वो मैं आपको बेस में पढ़ाऊंगी। तो ये 2 लाइन आपको याद रखनी है, बेस की भी और इसकी एसिड की भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमने मान लीजिए कार्बन को के ऑक्साइड क्या हो गए, अम्लीय, और नाइट्रोजन O2 यानी कि क्या हो गया, ये भी हमारा अम्लीय हो गया। ये क्या है, हमारे एसिड है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, वो आपको याद रखना है। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि CO ये इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 से कम है, तो क्या होता है, ये उदासीनीकरण हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आपको याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम अम्लीय नहीं बोलेंगे। यानी कि ये तो कहा गया है कि जो अधातु यानी कि कार्बन क्या है, हमारा अधातु, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तो होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 से कम हो तो वो उदासीनीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसको आप पूछा जाता है तो ये जो है उदासीनीकरण होता है, यानी कि इसको हम नहीं कह सकते कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन वो जो ऑक्सीजन की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताए थे CO2, ये हमारा एक अम्लीय हो गया, NO2 यानी कि ये भी हमारा अम्लीय हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 से कम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसको हम ये वाली लाइन का जो है श्रेय उसको नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने देखिए कुछ इम्पोर्टेंट लिया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, यानी कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लेमन जो है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए ये जो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि सिट्रिक, हाँ, अगर आप देखिए इंग्लिश में पढ़ोगे ऐसे ही आप इसको हिंदी में लिखोगे सिट्रिक, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रहने दिया है। तो लेमन जो है हमारा, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में हमारा कौन सा, एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली में हमारा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में हमारा एलिमेंटल एसिड पाया जाता है, यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड, ठीक है। चींटी के डंक में क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको ये बिल्कुल तैयार करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, क्लियर। अब दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में कौन सा पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, क्लियर। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो गाइस इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा NCERT भी दिखाना चाहूँगी। NCERT में भी ये क्वेश्चन जो है NCERT के भी आपको देखने होंगे, ये भी सब NCERT के ही हैं, लेकिन थोड़ा NCERT का पेज मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक रहे। तो फ्रेंड्स ये पेज है आपका NCERT का बुक का, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं अम्ल यानी कि एसिड का नाम और किस में पाया जाता है। तो NCERT का आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जो मैंने रखे थे वही हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में, मतलब जो खट्टे पदार्थ रहते हैं जैसे संतरा, नींबू आदि, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि जो विटामिन C में पाया जाता है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, आंवला, सिट्रिक फल यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें हमारा विटामिन C में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसी को बोला जाता है। टार्टरिक अम्ल यानी कि इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने हिंदी का भी लिया है पेज, और आपको ये इंग्लिश में भी आपको पूरा लिखा हुआ है। तो हमें NCERT का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, इसलिए NCERT का पेज मैंने आपको वो भी दिखा दिया है, क्योंकि ये सारे ही मैंने आपको उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। जो एक आध नहीं है तो उसको आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए गाइज, नोट आपके लिए ये लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताया गया है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या है, देखिए ऑक्सैलिक एसिड आप समझ चुके हो किस में पाया जाता है, पालक है, टमाटर है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है, लिख लेना।
कपड़ों पर लगी इंक को साफ़ करने में, यानी कि क्लीन द इंक ऑन द क्लॉथ्स, यानी कि जो आपके कपड़े पहने होते हो उस पर अगर स्याही लग जाती है तो आपको उसको क्लीन करना हो तो आप ऑक्जेलिक एसिड से क्लीन कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंक को साफ़ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, कैल्शियम जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, ठीक है, यानी कि स्टोन या पथरी। इसका मतलब क्या है वो भी बताती हूँ। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा, मान लीजिए आपने दूध पिया, उसमें दूध में कैल्शियम पाया जाता है। जब कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि आपने टमाटर खाए तो उसमें क्या पाया जाता है, वो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर। तो जब आपके पेट में जाकर अगर ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम से के साथ रिएक्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये पथरी का रूप ले लेता है। यानी कि पथरी कब बनती है, ऐसे ही नहीं बनती है। मान लीजिए आपने बोला जाता है कि टमाटर मत खाओ, पालक का साग मत खाओ, इससे ही पथरी हो जाती है, ऐसे ही पथरी नहीं हो जाती है। पथरी जब होती है जब वो ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर लेता है, जब पथरी का रूप ले लेता है, ठीक है। जब आपके स्टोन आपके जब होती हैं, जब कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपकी लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड के बारे में पॉइंट लिखा हुआ है, लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो देखिए लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये दूध में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं आपके पैर में, हाथ में बिना वजह दर्द होने लगता है तो आप बोलते हो आज पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो उसका मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड का जमाव हो गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मांसपेशियों में दर्द कौन से एसिड के कारण, कौन से एसिड के जमाव के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड। ये बात भी गाइस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी यूज़फुल हैं, ठीक है। चलिए इनको भी करते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि गंधक का अम्ल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। क्लियर। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। देखिए आपसे पूछा जाता है कि अम्ल राज किसे कहा जाता है, एसिड राज किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्ल राज कहा जाता है। क्लियर। इसे लेड बैटरी के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं गाइस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है किसमें, लेड बैटरी के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे ही ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। इसका पीएच मान देखिए 0 से 1.5 होता है। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, 0 से 1.5 होता है। क्लियर। अब आता है यह अत्यंत प्रबल अम्ल होता है, यानी कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अभी मैं पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। फिलहाल में आप इतना समझिए कि जो हमारा एसिड है वो अत्यंत प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। यह अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, ठीक है। तो किसका, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, कहीं ना कहीं ताजमहल के पीले होने का कारण है कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए गाइज ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ बेस, यानी कि क्षार क्या है। तो सबसे पहले हमें क्षार का टेस्ट पता होना चाहिए कि इसका स्वाद कैसा होता है। जहाँ हमने एसिड का टेस्ट देखा था कैसा होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। तो गाइस आप कुछ सब्जियां फ्रूट्स ऐसे खाते हो जिनके टेस्ट खट्टे रहते हैं, बट कुछ ऐसे भी खाते हो जिनके टेस्ट कड़वे रहते हैं, यानी कि बिटर रहते हैं। तो यहाँ पर बेस का टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। यहाँ नीचे इमेज में मैंने सब्जियां शो की हैं जिनके टेस्ट कैसे रहते हैं, कड़वे रहते हैं। तो वो कौन से नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। फ्रेंड्स आपने करेला खाया होगा तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है, ठीक है, टेस्ट उसका कैसा होता है, कड़वा होता है, तो उसमें भी क्षार पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा जलीय विलेन में OH- आयन
आयन देता है, यानी कि जो हमने एसिड में पढ़ा था वहाँ क्या कौन सा आयन दे रहा था, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा था। तो गाइस आर्हीनियस ने यहाँ भी एक थ्योरी दी थी, अगर बेस जो है हमारा NaOH, मान लीजिए मैंने बेस लिया है NaOH, ये क्या देगा हमें जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा Na+ और क्या देगा हमें OH- आयन। तो ध्यान रखना है आपको, आर्हीनियस थ्योरी के अनुसार बेस जलीय विलयन में क्या देते हैं हमें OH- आयन देते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट हमारा pH मान 7 से अधिक होता है। तो गाइज ये क्या है, pH मान मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये इसी वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा pH स्केल का, उसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगी सारा। ठीक है, तो फिलहाल में हम क्षार पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और 7 से कम होता है तो हमारा एसिड होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नेक्स्ट हमारा है, यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो गाइस क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आपके घरों में सोप होता है, यानी कि साबुन, डिटर्जेंट पाउडर है, खाने वाला जो सोडा रहता है, मतलब इन सब चीज़ों को आपने कभी रगड़ा है यानी घिसा है, या फिर साबुन है आप उससे नहाते हो तो आपने देखा है उसको जब झाग बन जाते हैं तो वो कैसा लगता है, चिकना लगता है। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर है उसको पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो भी चिकना होता है, यानी कि स्मूथ रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो बेस है हमारा, क्षार है, वो साबुन जैसे कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये प्रबल क्षार क्या है, ये मैं pH स्केल में आपको सारा पढ़ाऊंगी। फिलहाल में आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं ये, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। देखिए एसिड में हमने क्या पढ़ा था कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये है बात आपको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है। यहाँ पर है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहीं पर अगर अम्ल की बात हो रही होती तो हम बोलते अम्ल जो है हमारा नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने अम्ल की जो है ट्रिक बता दी है, यहाँ पर मैं आपको क्षार का भी याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहली इमेज पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, जो रेड लिटमस है उसको बेस के कांटेक्ट में लाया गया है, तो उसने रेड लिटमस को कैसा कन्वर्ट कर दिया है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है। ये बात आप ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए साबुन हमारा कौन से नेचर का है, आप सभी जानते हो साबुन में हमारा बेस नेचर पाया जाता है, बेसिक नेचर, यानी कि जो क्षारीय माध्यम का होता है इसमें हमारा क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में लिटमस पेपर को लाया गया है तो इसने भी क्या करा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि क्षार क्या करता है, रेड लिटमस को कैसा कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में। अब बात करते हैं याद रखने की, आपको याद कैसे रहेगी। तो यहाँ पर ट्रिक है, छा का मतलब होता है क्षार, ठीक है, और जो हमारा लय है, लय का मतलब है लाल, यानी कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो गाइज यहीं पर मैंने अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल की ट्रिक क्या थी, अनल, आपको याद रखनी है अनल। अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था। ठीक है, यहाँ पर क्षार की बात हो रही है तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा। तो ये छलन आपको याद रखना है, नाम छलन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें एग्जाम में याद रहता है, अगर पूछा जाता है क्षार क्या करता है तो आपको छलन याद होना चाहिए, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अनल याद होगा तो आप बोल सकते हो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को कैसा करता है, नीले को कैसा कर देता है, लाल। यहाँ पर अपोजिट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीचे ये नोट में लिखा हुआ है, ये बात आपको नोट करनी है। ये क्या लिखा हुआ है, NH3 में OH- अनुपस्थित है, फिर भी यह दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार तो मैं आपको pH मान जब पढ़ाऊँगी अभी pH स्केल तो उसमें बता दूँगी, ये आपका क्लियर कर दूँगी। लेकिन ये याद रखना है आपको, जो अमोनिया है इसमें क्या है, OH नहीं है, OH- नहीं है, तो भी क्या है, ये देखिए NH, आप जो हमारे एसिड होते हैं उसमें H+ पाया जाता है और क्षार में OH- पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, H है, तो आप सोचोगे कि ये अम्ल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर OH- नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है ना, फिर भी क्या है, ये एक दुर्बल क्षार है। देखिए इसको देखकर तो ये लगेगा कि ये हमारा NH3 है, इसमें H है,
तो ये हमारा एसिड होगा, बट ऐसा नहीं है। यही चीज़ आपको याद रखनी है कि अमोनिया जो है यानी कि NH3 में OH एब्सेंट है, अनुपस्थित है, फिर भी क्या है, ये दुर्बल क्षार है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं pH स्केल। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है इसकी फुल फॉर्म भी। तो यह क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक ऐसा मापक है जो पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता का सूचक है। तो सूचक की बात आती है तो गाइस आपने इंडिकेटर्स भी पढ़े होंगे। वहाँ पर क्या था कि इंडिकेटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई विलेन है, कोई सॉल्यूशन है, तो क्या करते हो आपको अगर ये पता करना होता है कि यह जो सब्सटेंस है हमारे पास, ये इसमें नेचर कौन सा है, एसिड नेचर या बेस नेचर, तो वो आप किससे आइडेंटिफाई करते हो, इंडिकेटर से। बट यहाँ पर क्या है, pH स्केल यह बता देता है हमारे लिए कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, आपको पता लग गया कि ये एसिड है, लेकिन कितना एसिड है कितना बेस है, यह आपको pH स्केल बताता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंट है pH स्केल में और इंडिकेटर में। इंडिकेटर आपको यह बताता है कि आपका जो विलेन है, जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें कौन से में कौन सा नेचर है, एसिड नेचर है या फिर बेस नेचर है। और इससे क्या होता है, यह ये कंफर्म करा देता है हमारे लिए कि कितना एसिड है इसके अंदर, कितना बेस है। ओके, अब बात करते हैं इसे किसने दिया था, तो इसे सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है pH बराबर 1/log H+, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन। तो हाइड्रोजन प्लस आयन क्यों है, क्योंकि ये हम फॉर्मूला हमारा एसिड का है। अगर बेस का फॉर्मूला होता तो जहाँ H+ है वहाँ पर आपका OH- होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें शो किया गया है, ये किसका है, pH बराबर 1/log हाइड्रोजन प्लस आयन दिया हुआ है। तो आपको पता है हाइड्रोजन प्लस आयन किस में होता है, एसिड में होता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ते हैं हम pH स्केल। नीचे हमें pH स्केल दिया गया है। अगर बात करते हैं pH स्केल पर कहाँ तक नंबरिंग होती है, तो आपको बताना है कि 0 से 14 तक, यानी कि 0 से 14 तक इस पर नंबर होते हैं pH स्केल पर। pH स्केल से हम अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है, कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। तो गाइस ध्यान देना है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अगर उसका pH मान 7 है तो क्या होगा, वह न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीनीकरण होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए जो 0 से 7 के बीच में क्या होता है, हमारा एसिड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 0 से 7 के बीच में क्या होता है, एसिड होता है। और 7 से ज़्यादा, यानी कि अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि pH जो मान है हमारा, अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारा बेस होगा। pH मान कम है किससे, 7 से, तो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि 0 से हमारा दिया हुआ है 0 से 3, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखना आप, 3.5, 0 से 3.5 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जो 0 से क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि हम जिसको बोल सकते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, और हमारा 3.5 से 7 तक क्या होता है, हमारा वीक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि दुर्लभ अम्ल। ठीक है, हिंदी में इसको दुर्लभ बोलते हैं, दुर्लभ अम्ल। ठीक है, अगर बात आती है 7 से 10, अब जो मैं नंबर लिख रही हूँ वो है याद रखने, इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान देना है। यानी कि 0 से 3.5 क्या रहा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है वो। अगर आपके पास कोई विलेन है, अगर उसका मान 1 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई विलेन है, उसका मान अगर 3.5 से 7 के बीच में है तो वो हमारा वीक एसिड होगा। न्यूट्रल जब होगा, यानी कि उदासीनीकरण जब होगा जब pH मान आपका 7 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर 7 से 10.5 pH मान आपका है किसी सब्सटेंस का, तो वो हमारा वीक बेस होगा। अगर 10.5 से 14 है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो नंबरिंग मैंने लिखी है आपको वही लिखनी है। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, किसी भी अम्लता क्षारीयता का हम पता लगा सकते हैं। कोई विलेन में हमारे पास कितनी अम्लता है उसके अंदर,
कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, कितना एसिड नेचर है इसके अंदर, कितना बेस नेचर है। क्लियर गाइस। तो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लेमन जो है हमारा, नींबू जो है, इसका पीएच मान कितना दिया हुआ है 2.2। तो गाइस एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि 0 से 7 क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था कि 0.3 तक जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और 0.3 से 7 तक क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो 2.2 किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 0.3 के बीच में। तो यह हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे नींबू स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये 2.2 है। विंजर यानी कि सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, 2.4 भी हमारा इसी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब आता है आपका अल्कोहल यानी कि शराब। तो शराब भी आपका 0 से 0.3 के बीच में ही रहेगा, तो यह भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब आता है टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4। तो गाइस ध्यान रखिए, आपको इतना पता है कि 0 से 7 के बीच में क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं, पर मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांटा है, 0 से 0.3 और 0.3 से 7 तक। तो ये 4 है हमारा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, यह आएगा हमारा 0.3 के बाद, यानी कि 4 यहाँ आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा वीक एसिड हो गया, यानी कि हमारा दुर्लभ अम्ल हो गया। ठीक है, हिंदी में इसको दुर्लभ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है ब्लड का। तो ब्लड का जो पीएच मान है 7.4 है। तो गाइस एक चीज़ बताइए आप, 0 से 7 क्या होता है हमारा एसिड और 7 से 14 क्या होता है हमारा बेस। तो यह जो मान दिया है ब्लड का 7.4 दिया है। अब 7, अब मैंने बताया था आपको 7 से 10.5 तक रहता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो 7.4 दिया है, तो ये हमारा कौन सा नेचर का हो जाएगा, बेस नेचर का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लड का जो पीएच मान 7.4 होता है और ये हमारा क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है गाइस। और सलाइवा जो है, लार जो है, लार के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो 6.5 से 7.5 है, यानी कि कुछ ये एसिडिक है, कुछ क्या है एसिडिक है और कुछ क्या है बेसिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सलाइवा का जो पीएच मान है 6.5 से कितना है 7.5। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फिनोप्थलीन पर। अब देखिए फिनोप्थलीन है, मैं एक बार दिखा देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या कराने वाली हूँ। फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज़, रेड कैबेज। तो देखिए मैंने आपको इंडिकेटर्स में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स कराए थे, एसिड मीडियम में कैसे हो जाते हैं, बेस मीडियम में कैसे हो जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। यहाँ पर जो आपके पहला है फिनोप्थलीन, तो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो हमारा फिनोप्थलीन है वो एसिड मीडियम में प्लस बेस मीडियम में कैसा कलर देता है या फिर सॉल्ट में। तो सबसे पहले आपको फिनोप्थलीन का ओरिजिनल कलर पता होना चाहिए। तो इसका ओरिजिनल कलर होता है, ये कलर लेस होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। जैसा आपको एसिड मीडियम में दिखाई दे रहा है कि रंगहीन है। ठीक है, तो अगर आपको एसिड मीडियम में फिनोप्थलीन पूछा जाता है तो आप बता दोगे कि एसिड के मीडियम में फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है, तो रंगहीन कलर देता है। कैसा, रंगहीन, यानी कि कलरलेस बोल सकते हो आप। और इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, वो भी रंगहीन होता है। तो एसिड मीडियम में आप बोल सकते हो कि कोई भी कलर चेंज, परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अब बात आती है बेस की। तो बेस मीडियम में हमारा फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है, तो आपको बताना है बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर, जो कि आपको इमेज में साफ दिख रहा है, कैसा, गुलाबी। ठीक है, अगर सॉल्ट की बात आती है तो सॉल्ट में यानी कि लवण में अगर हम इस फिनोप्थलीन को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो कैसा रहता है, तो हमारा रंगहीन कलर ही रहता है। ठीक है, रंगहीन, ये चीज़ आपको तीनों ध्यान रखनी है। क्लियर। फिनोप्थलीन के बारे में आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कोई बीकर है जिसमें हमारा एसिड है और बेस है और सॉल्ट है। अगर हम इसमें फिनोप्थलीन को डालते हैं, फिनोप्थलीन को अगर हम इसमें डालते हैं तो हमें कैसा कलर देता है, रंगहीन। बेस में डालेंगे तो कैसे देगा, पिंक। सॉल्ट में डालेंगे तो कैसे देगा, कलरलेस। तो ये चीज़ याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कैसा होता है। तो आपको बताना है, नेचुरल कलर की बात है तो इसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो मिथाइल ऑरेंज है, मान लीजिए आपके पास 2 बीकर हैं, एसिड मीडियम का और एक बेस मीडियम।
ठीक है। अगर आप इसमें मिथाइल एसिड में मिथाइल को डालोगे तो ये हमें कैसा कलर देता है, तो आपको बोलना है रेड कलर देता है। अगर इसी को हम बेस में डालते हैं तो ये हमें कैसा कलर देता है, जैसा इमेज में शो हो रहा है, यानी कि ये हमें येलो कलर देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है, एसिड में रेड कलर देता है, बेस में कैसा देता है, ये हमें येलो कलर देता है। ठीक है गाइस, चलिए तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम चाइना रोज पर। देखिए चाइना रोज का सबसे पहले आपको नेचुरल कलर पता होना चाहिए। तो नेचुरल कलर इसका होता है रेड होता है, जो कि आपको बिल्कुल इमेज में दिख रहा है। अगर इसको एसिड मीडियम में लाया जाता है, एसिड वाले बीकर में अगर हम चाइना रोज को डाल देते हैं तो ये कैसा कलर शो कर रहा है, पिंक कलर। आपको ध्यान रखना है कि एसिड मीडियम में ये कैसा कलर दे रहा है, पिंक कलर। प्लस जब हम इसको बेस के मीडियम में लाते हैं, बेस वाले बीकर में हम डालते हैं किसको, चाइना रोज को, तो ये हमें कैसा कलर दे रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। ये आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है चाइना रोज एसिड मीडियम में पिंक कलर देता है, प्लस बेस मीडियम में हमें ग्रीन कलर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेड कैवेज की। तो रेड कैवेज का सबसे पहले हमें नेचुरल कलर पता होना चाहिए। तो इसका कलर होता है कैसा, पर्पल होता है। कैसा कलर होता है इसका, पर्पल, यानी कि बैगनी इसका कलर होता है नेचुरल। ठीक है। अब बात आती है एसिड, बैगनी कलर होता है। अब बात आती है इसकी एसिड मीडियम की और बेस मीडियम की। तो एसिड में ये कैसा टेस्ट देता है, अपना रेड टेस्ट देता है, यानी कि एसिड में इसको जब डाला जाता है तो इस कैसा कलर शो करता है, रेड कलर। अगर ये हमें बेस में हमें डालना हो, अगर हम इसको बेस के बीकर में हम इसको डालते हैं किसको, रेड कैबेज को, तो ये कैसा कलर देता है हमें, तो ये हमें ग्रीन कलर देता है, डार्क ग्रीन। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इसका नेचुरल कलर भी आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, पर्पल होता है, बैगनी होता है, वायलेट भी बोल सकते हैं। और अगर ये एसिड मीडियम में डाला जाता है, एसिड के बीकर में, आपके पास मान लीजिए 2 बीकर हैं, एक एसिड मीडियम का है, दूसरा आपका बेस मीडियम का है, तो ये कैसा कलर देता है, तो एसिड मीडियम में ये रेड कलर देता है, बेस मीडियम में ये हमें कैसा देता है, ग्रीन कलर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।